अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। ईरान अमेरिका कशीदगी एक मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है और अब इस्लामाबाद मुआहदे के ऊपर भी खदशात मंडला रहे हैं। यही नहीं बल्कि बरतानवी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को कलदम करार देने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यमन में जो कुछ हो रहा है वो भी बड़ा परेशान कुन है। अमरीकी सदर दावा कर रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ पे वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने जा रहे हैं। तो ये मुज़ाकरात की जानिब आने की बजाय कशीदगी फैलती हुई दिखाई दे रही है। अहम तरीन हथियार अमेरिका ने चलाए जदीद ड्रोन है जो पहली बार उन्होंने आबने हुर्मुज़ में ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। और ईरान ने भी 8 जुलाई से लेकर अब तक 6 मुख्तलिफ ममालिक हैं मशरक़ वुस्ता के जहाँ पे अमरीकी असासों पर भरपूर हमले किए हैं। ईरान ने अपने दुश्मनान की एक फहरिस्त भी जारी की है, 13 अफराद। ये कौन कौन है जानने के लिए मेरे साथ रहें। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो आप देखिए नस्ला टावर जस्टिस गुलजार के दौर में गिराया गया, अब उसे वफाकी आईनी अदालत ने कलअदम करार दिया। फिर मुनार रेस्टोरेंट काजी फैसल साहब के दौर में 11 जून 2024 को इन्होंने इसे ख़त्म करने का हुक्म दिया और अब वफाकी आईनी अदालत ने यह कलअदम करार दे दिया। तो ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? अगर वो फैसले गलत थे तो ज़िम्मेदार कौन है? जो लोग उससे मुतासिर हुए। क्या आज वाले फैसले कल गलत ना होंगे? और दूसरा, क्रिप्टो करेंसी, दुनिया भर में इसका चर्चा, डोनाल्ड ट्रंप से लेके आलमी आलमी जो ममालिक हैं वो इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक फतवा आता है, उसके ऊपर अब गुंजाइश पैदा किए जाने की इम्कान पैदा हो रहा है। इन मामलों पर बात करते हैं। सबसे पहले ज़रा मुनार रेस्टोरेंट की कहानी सुनते हैं। उसके लिए हमने हमारे कानून है, बड़े सीनियर तज्ज़िया निगार जो आइनी और कानूनी मामलों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, जनाब हाफिज़ एहसन खोखर साहब, और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी जनाब साकिब बशीर साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, आपकी माहिराना राय लेने से पहले मैं चाह रहा हूँ ज़रा रिपोर्टिंग का एलिमेंट आ जाए ताकि हमारे नाज़रीन ये समझ सकें कि मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ और आज ख़त्म कैसे हुआ है। तो साकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने इस इवेंट को पहले भी और आज भी थारोली आपने इसे कवर किया, हम आपकी रिपोर्टिंग से मुस्तफ़ीद होते रहे। मुझे ये बताएं, जब काजी साहब का दौर था तब तो बड़ी नारे लगे, बल्ले बल्ले हुई, कमाल कर दिए काजी साहब ने। वो केस तब था क्या, किस नौयत का, किस बुनियाद पे कलअदम करार दिया गया, उसमें गुंजाइश निकल सकती थी? और आज जब हम कलअदम करार दे रहे हैं इसे, उस फैसले को, तो उसकी बुनियाद क्या है? बहुत शुक्रिया जामी साहब। एक तो उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला था मुनाल का, तो सुप्रीम कोर्ट को भी कोई बज़ाहिर जो है वो उस वक्त जल्दी हमें नजर आ रही थी, और वो भी सिर्फ मुनाल स्पेसिफिक। जो हाई कोर्ट से अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई थी वो तकरीबन 6-7 मामले थे, मुख्तलिफ किस्म के तजावुज़ात थे। और अभी जब वफाकी आईनी अदालत का ये फैसला तहरीरी तौर पर आएगा तो आपको इंकशाफ होगा कि मुनाल उन मामलात के सामने बहुत छोटी सी चीज है। तो उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब ने भी उन सारे मामलात को छोड़कर सिर्फ मुनाल फोकस रखा, और उसमें भी उनके जो रिमार्क्स थे, जो ऑब्जर्वेशंस थी, जिस तरह जो कैबिनेट डिवीजन के जो सेक्रेटरी थे उनको बुलाकर उन्होंने ठीक ठाक उनकी बेइज्जती की, बिल्कुल याद तो उससे पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो लग रहा था काजी फाइज ईसा साहब का। उन्होंने वो फैसला जो है वो दे दिया, बल्कि ना सिर्फ दिया बल्कि अपनी आप ये कह सकते हैं कि वो देख रहे थे कि कब जो है वो सीडीए गिराएगा, गिरा के कंप्लायंस रिपोर्ट देगा। उसके बाद उन्होंने उस पर नजरसानी भी खारिज कर दी। लेकिन उसमें जो सीडीए है और एमसीआई, उनकी नजरसानी जो है वो बाद में दायर हुई, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सामने नहीं लगी थी और अब आके वो वफाकी आईनी अदालत के सामने लगी। उसमें डिस्प्यूट आया 6 करोड़ रुपए का। जब मुनाल रेस्टोरेंट का इशू चल रहा था अदालतों में, तो वो अपना किराया जो है अदालतों में जमा करवा रहे थे ट्रायल कोर्ट में। तो वो 6 करोड़ रुपया उन्होंने उठा के सीडीए या एमसीआई को देने की बजाय उन्होंने वो वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उनको दे दिया। तो सीडीए ने डिस्प्यूट किया कि ये पैसे हमें मिलने चाहिए थे। अब यही मामला आईनी अदालत के सामने आया तो वो उन्होंने पूरा मुद्दा खोल दिया कि जी वो तो मुनाल का फैसला ही ठीक नहीं था, वो तजावुज़ किया अदालत ने और वो ट्रायल कोर्ट में देखना चाहिए था। तो बुनियादी नुक्ता, जो आखिरी पॉइंट मैं दूंगा कि जो बुनियादी नुक्ता था, मार्गला हिल्स पर इस किस्म की जो एक्टिविटीज की माजी में इजाजत दी सीडीए ने या मुस्तकबिल में दे सकती है, ये एक कानूनी नुक्ता था जिसको हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा। लेकिन मेरे ख्याल में जो वफाकी आईनी अदालत है उन्होंने इस नुक्ते को छोड़कर उन्होंने कहा कि जो डिस्प्यूट है वो ट्रायल कोर्ट देखे, बाकी मामला बाद में देखेंगे। सही।
हाफिज एहसान खोखर साहब, आपने बुनियाद उसकी नाजरीन के लिए साकिब बशीर साहब की ज़ुबानी सुन ली। मैं सिर्फ सादा सी बात रहा हूँ, नस्ला टावर गिरा दें, गिरा दिया, नहीं जी फैसला ठीक नहीं है। मुनाल बंद कर दें, कर दिया, नहीं जी फैसला ठीक नहीं है, कलअदम करार। तो कौन गलत है, कौन सही है, और क्या पता कल को ये फैसले भी कलअदम करार दें। ये हो क्या रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल भाई, आपका शुक्रिया। मैं आपको इसकी एक ब्रॉडर पिक्चर पे लेके जाता हूँ, फिर आपको उसका अंदाज़ा होगा कि क्या पाकिस्तान की अदालतें जो हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं या पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फैसले करती रही है या ऑर्डर्स पास करती रही है, या वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के या अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है उससे बाहर जाके करती रही है। या दुनिया के अंदर जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या एक रिटन लेजिस्लेशन होती है, वहाँ पे अदालतों का मैंडेट क्या होता है? अदालतों का मैंडेट ये होता है कि कोई भी अदालत जो है वो आइन से ऊपर नहीं है। अदालत का काम इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अदालत का काम ये है कि जो लेजिस्लेशन आई है उसके मुताबिक फैसला करे। अदालत का काम ये है कि विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी जजमेंट को डिलीवर करे, और उसका कोई काम नहीं है कि एग्जेक्टिव ओवरसाइट करे या एग्जेक्टिव रोल अदा करे या पोलिटिकल क्वेश्चंस को जाए, या जो आपके मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, दुनिया के किसी मुल्क में आपको नजर नहीं आता कि इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग जो है, जो आर्टिकल 184(3) है, उसके नीचे आप दो प्राइम मिनिस्टर्स जो है उनको आप घरों को भेज दें और उसके बाद रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आप बदल दें। ये है वो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के अंदर फैसला किया कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस के अंदर, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस के अंदर, पॉलिसी मैटर्स के अंदर एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस हमें नहीं करनी चाहिए और हमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे जाना चाहिए। अब ये चीज़ जो है 90 से आहिस्ता आहिस्ता जो है चीफ जस्टिस अफजलुल्लाह साहब के दौर के अंदर जो है वो ओवर रीच जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हुई, और उसका क्लाइमेक्स जो है वो चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, फिर साकिब निसार साहब, फिर काजी साहब, 2005 से लेके 2013 तक अजमल भाई आपको नजर आएगा। पहला केस जो आपको नजर आया पाकिस्तान स्टील मिल का आया, पूरी पाकिस्तान की जो प्राइवेटाइजेशन है उसको स्टेक पे लगाया गया। फिर आपको रेकोडक का केस आया कि 10 से 15 बिलियन डॉलर्स हमें पड़े। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी को घर भिजवाया गया कि जस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट पे आया। फिर यहाँ पे समोसे जो थे उनकी प्राइसिंग फिक्सेशन पे बात आई, पेट्रोल की प्राइस फिक्शन पे बात आई। फिर उसके बाद आर्टिकल 63 डिफेक्शन पे आया, जो साकिब निसार साहब या वो सारे बेंच थे। फिर आर्टिकल 62(1)(f) के ऊपर एक फैसला आया। फिर आपके सामने पनामा की जजमेंट आई जो 184(3) के अंदर आई। फिर आपके सामने रिजर्व सीट्स का फैसला आया कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को बदला गया। फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आपकी चीजें आई कि जो 43 साल की स्टैब्लिश प्रैक्टिस है उसको वो रीच किया गया। तो ये है वो 15 से 20 साल 25 साल का सुप्रीम कोर्ट का सफर जो है कि जिसने इन कॉन्स्टिट्यूशन ओवर रीच को किया, और ना उनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी थी ना ऊपर था। ये बड़ा इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जब पार्लियामेंट ने अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है तो आपके सामने ये चीज। अब नस्ला टार की अगर बात करते हैं तो नस्ला टार का सुप्रीम कोर्ट के सामने तो केस ही नहीं था। केस था मलीर बिल्डिंग का था, या उसके बाद कुछ अपील्स थी, और नस्ला टास के अंदर 2018 को उसको ड्रैग किया गया। और उसके बाद उस दौर के चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ कहा कि वो उसको खत्म किया जाए, बल्कि उसकी इंप्लीमेंटेशन भी करवाई, रिव्यू भी करवाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अब उसको अंडू किया जो ओरिजिनल ऑर्डर्स थे। इसी तरह यह है कि जो आपके सामने मुनाल का था, बुनियादी तौर पर अगर नेशनल पार्क का इशू था, लिटिगेशन पेंडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि वहां पे जाके पिक एंड चूज करे। 32 और भी बिल्डिंग्स थी जो इस सारे एरिया के अंदर बनाई गई, लेकिन उस नहीं आया। आपने जो बिल्कुल तारीखी हकायक तो बयान कर दिए हैं साकिब भाई। अब मसला ये है कि मैं देख रहा हूं आज हामिद मीर साहब ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं। वो कहते हैं काजी साहब पर रेफरेंस बना तो मौसूफ की खातिर हम इमरान खान की हुकूमत से लड़े, जनरल बाजवा से लड़ते रहे। अफसोस के शख्स ने चीफ जस्टिस बनने के बाद वो कुछ किया जिस पर इसे तारीख कभी मुआफ़ नहीं करेगी। ये हमें भी याद है, आपको भी याद है, जब काजी साहब रेफरेंस के दौरान पैदल चल के जाया करते थे और क्या हुर्रियत थी उनके अंदर, और फिर वो रेफरेंस का क्या बना। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने तो फिर ये अब सूरत हाल आपके सामने। मेरा सवाल आपसे ये है साकिब साहब कि ये नस्ला वाले मुतासरीन या यहाँ मुनाल वाले मुतासरीन ये किससे हिसाब मांगे? क्या जिन लोगों के फैसले कलअदम करार दिए जा रहे हैं उनसे उनको भी पिनलाइज किया जाता है? कोई ऐसा रिवाज है या बस ऐसे ही गुजर जाएगी?
अच्छा, एक तो जो हाफिज साहब ने जो हिस्ट्री बयान की, मुझे ऐसे लगता है कि हाफिज साहब इस बात पे जो है वो इंस्पायर हैं, वो कि पिछले 2 साल में तो जो है वो दूध और शहद की नहरें शायद निज़ाम इंसाफ से हाँ, ये बड़ी अहम बात है कि उन्होंने हालिया माजी करीब की मिसालें नहीं दी। ये बात अहम है, पूछता हूँ हाफिज साहब से। अच्छा नुक्ता है, सुन लें 1 मिनट। अब आप बात करें मखसूस नशिस्तों की, जिसने पूरी हैयत तब्दील की असम्बलियों की, और जिनके पास मैंडेट नहीं था उनको मैंडेट दिया गया, उन्होंने मैंडेट लेकर 26वीं तरमीम की, 27वीं तरमीम की, पूरा हुलिया तब्दील कर दिया। जिनके पास मैंडेट नहीं था उन्होंने पूरे निज़ाम इंसाफ का हुलिया तब्दील कर दिया, और इसका क्रेडिट आप कहां देंगे। फिर 27वीं तरमीम हुई, आईनी जब वो बेंच बना, उन्होंने उन्हीं मखसूस नशिस्तों को जब वो किया। फिर आपने जो मिलिट्री कोर्ट्स की मिसाल दी हाफिज साहब, ये बात तो फिर हम पूछेंगे आपसे कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को इसी आईनी बेंच ने डिक्लेयर किया कि वो दुरुस्त है। मुझे याद है पाक भारत जंग लगी हुई थी, उस इमरजेंसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि ये जो वो दुरुस्त है। उसके खिलाफ जो नजरसानी की दरखास्तें दायर हुई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्तें दायर हुई, और उस वक्त आईनी बेंच ने एक डायरेक्शन दी थी कि आप जो है वो वफाकी हुकूमत 45 दिनों में लेजिस्लेशन करेगी। तो हाफिज साहब वो लेजिस्लेशन कहां गया आईनी बेंच का फैसला? और आईनी अदालत आज उस केस को लगा तक नहीं रही। और जहां तक आपने नस्ला टावर और मुनाल वाले मामलात की बात की, अब ये केसेस के फैसले जो है वो रिटर्न में आएंगे तो इस पे हम मजीद जो है वो बात कर सकेंगे। ये आपकी बात ठीक है, मैं और एग्री करता हूं कि जो अदालतें हैं उनको बैठ नहीं जाना चाहिए कि ये ऐसे करना है और ऐसे आपने नहीं करना। लेकिन इसके एक और जो पहलू है उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, खासतौर पर कराची में जो तजावुजात हैं, और वहां पे जो आपको पता है पिछले दौर में जो ये जो केसेस बने हुए थे, मुख्तलिफ जो नैब ने बनाए थे, उन केसेस में ये सारे तजावुजात के केसेस थे। आईनी बेंच के इस जो है वो जिस तरह का आईनी बेंच ने फैसला दिया है, इस फैसले के उन तमाम केसेस पर असरात होंगे। अब मुनाल पे आ जाते हैं, जब जो है वो नेशनल पार्क डिक्लेयर किया हुआ है, बेशक एक ही इमारत है, अगर आप जो है वो ये अलाउ करेंगे कि जी एक बन जाए तो फिर दूसरा और फिर तीसरा फिर चौथा जो आएगा कंपटीटर के, वो कहेंगे हमें भी इजाजत दी जाए कि नेशनल पार्क, फिर आप जो है वो सारी सरगर्मियां शुरू कर देंगे। ये मामला इतना सादा नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं, वफाकी आईनी अदालत का ये रिटन ऑर्डर आप आने दें। ये मुनाल वाला मामला बहुत छोटा है और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हो सकता है जो है वो सुप्रीम कोर्ट वफाकी आईनी अदालत ने इजाजत दे दी है। बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है कि शायद ये जो हालिया 2 फैसले हैं साकिब, ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाले मामले में भी खासा हेल्पफुल हो सकते हैं ये फैसले, क्या ख्याल है? वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तो उसको कोई जो है वो छेड़ नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें बहुत बड़े लोगों के जो उन्होंने। मैं अब हाफिज साहब का जवाब लेना, हाफिज साहब का भी जवाब ले लें। हाफिज साहब देखें, आपने तारीखी हकायक तो बयान किए, लेकिन साकिब भाई का गिला अपनी जगह के फिर माजी करीब को क्यों भूल जाते हैं। दूसरी बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ब्रॉडर सेंस में कि यानी वफाकी आईनी अदालत अगर कलअदम करार देती जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या रहेगी? हाफिज साहब देखें जी अजमल भाई, एक तो ये है कि मैंने आपके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर पे बात की है। मैं स्पेसिफिक केसेस के अंदर या उनका आउटकम जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जा रहा है, पाकिस्तान की अदालतों का काम पॉलिटिकल जस्टिस या पॉलिटिकल कन्वीनियंस या पॉलिटिकल जो आपके सेंटिमेंट्स हैं उनको एड्रेस करना पाकिस्तान की आईनी अदालतों का काम नहीं है, जो आपकी हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट। अदालत का काम ये है कि उसके सामने जो प्रोपोजिशन आए उसको आइन और कानून के अंदर रहते हुए फैसला करे। अगर उससे वो बाहर निकलेगा तो उसका मतलब ये है कि उसने इख्तियारात का गलत इख्तियारात से तजावुज़ किया और उसकी रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। अब ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से लेके जिन केसेस पे मैंने आपकी बात की, सुप्रीम कोर्ट का एक हॉकिश एनवायरनमेंट था, हाई कोर्ट्स का भी इसी तरह था, अपनी जुडिशल ओवर रीच करते थे, अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करते थे, और उनके ऊपर एप्रिसिएशन जो थी वो या मीडिया की तरफ से आती थी या जिनके फेवर में आता था वो फैसला फेवर के अंदर उसकी एप्रिसिएशन करते थे, जिनके खिलाफ आता था कि वो उससे आइन से हट के गए हैं। अब 2 स्पेसिफिक जिन केसेस पे इन्होंने बात की है, एक ये है कि रिजर्व सीट्स के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है कि आर्टिकल 51 के अंदर वही पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर फैसला जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ने का किया हो या उनकी सीट हो। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम ये फैसला करते हैं कि आर्टिकल 17, अब आर्टिकल 17 जो है आर्टिकल 51 को वो ओवरराइड करेगा। दूसरा इन्होंने बात की और उसी की सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया और उसे कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच है। और जो पहला फैसला भी आया था, आपको हिस्ट्री ये बताई थी कि ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इख्तियार करने की
की कोशिश गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एक इंटरनल सेटलमेंट हुई थी कि 39 का फैसला क्या करना है, 41 का फैसला क्या करना है। सबको पता था कि सारे का सारा फैसला जो है वो आर्टिकल 51 के मुताबिक नहीं है। दूसरा जो है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 71, 72 से यही सुप्रीम कोर्ट कहती आई है कि वो सिविलियन जो हैं जो मिलिट्री लॉज की वायलेशंस करते हैं उनका ट्रायल जो है वो किया जा सकता है, और दुनिया के कई ममालिक में है। 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ख्याल आया कि नहीं, ये बात जो है ये गलत है, वही सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न के। तो मैं ये समझता हूं अजमल भाई, चीज ये है कि क्या दुनिया की सारी सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ओवररीच या पब्लिक पॉलिसीज के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच के अंदर या रीडिंग इनटू द That has always been a debate in Pakistan, sir. है या नहीं है? अगर नहीं है तो उससे इनको अवॉइड करना चाहिए। मैं जरा लास्ट टेक ले लूं। भी होती है। नहीं, प्रिंसिपली तो आपकी बात ठीक है, लेकिन हाफिज साहब रिस्ट्रेंट की तरफ जाइए। प्रिंसिपली आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फिर उसका इत्तलाक तमाम अदवार में जो क्रीज से निकल कर खेला गया है उस पे भी होना चाहिए ना, फिर मखसूस नहीं होना चाहिए। साकिब मेरे ख्याल होना चाहिए ना। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ये फैसला करना चाहिए, और जुल्फकार अली भुट्टो का केस आपके सामने नहीं आया। चलिए मैं जरा लास्ट कमेंट ले लूं, साकिब भाई का भी एक आखिरी कमेंट ले लूं, मैं आखिरी कमेंट ले लूं वक्त के लिए। जी साकिब साहब, मुख्तसर आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? आप देखें कि 27वीं आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत क्रिएट की गई, और उसके जिम्मे ये काम था कि सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन होता है, वहां पे केसेस होते हैं। जी। हम सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं, वो अपीलें जमानतें सारे मामला जो है वो सुने। ये जो आईनी अदालत है सिर्फ आईनी तशरीह के मामला को देखेगी। बिल्कुल। तो हाल में तकरीबन 4-5 माह पहले वफाकी हुकूमत ने एक लेजिस्लेशन की कि नैब की जो अपीलें हैं वो भी उधर भेजेंगे। तो मेरा हाफिज साहब से सवाल है कि ये नैब की अपीलों में कौन सी आईनी तशरीह होती है? हमें भी पता है, आपको भी पता है कि नैब की अपीलें वफाकी आईनी अदालत क्यों भेजी जा रही हैं, और उसके पीछे क्या जो हुकूमती मकासद है? नहीं, अगर आइन के अंदर लिखा हुआ है 175E के अंदर कि किसी लॉ की जुरिस्डिक्शन दी जा सकती है तो ठीक है, तो दी जा सकती है। अब हर साकिब साहब और हाफिज साहब, आप दोनों से मैं अर्ज कर देता हूं, आप दोनों से बता देता हूं, वक्त ही मेरा खत्म हो गया। बात यह है सर कि हमारे यहाँ कानून और आइन में गुंजाइश वक्त के मुताबिक पैदा होती रही है और पैदा होती रहेगी। ये है असल मसला जिसके ऊपर आप दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है बड़े तगड़े हैं और रैशनल से भरपूर हैं। लेकिन आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा ईरान की सूरत हाल और बिलखुसूस ये जो क्रिप्टो करेंसी, इसके ऊपर बात करनी है। ईरान की सूरत हाल अमेरिका के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, बड़ा शदीद ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। अब यमन, सऊदी अरब, ईरान, ये भी एक नया मुहाज खुल रहा है। प्रोग्राम में खुशामदीद। सूरत हाल अब तशवीशनाक। ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका। 8 जुलाई से लेकर अब तक ईरान ने 6 मुख्तलिफ मालिक पर अमरीकी असासों को टारगेट किया है। अब इस्लामाबाद मुआहिदा जो है इसके ऊपर खदशात मंडला रहे हैं। तर्जुमान जो है वजारत ख़ारजा के ईरान के, वो तो कहते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ये सूरत हाल जारी रही तो। मुज़ाकरा दूर की बात, अब तो ये तशवीश है कि क्या ये झड़प अब बाकायदा जंग में बदल चुकी। बज़ाहिर पिछले 12 से 24 घंटों के दौरान ऐसा हो चुका है, क्योंकि ईरान के जो सदर्न पार्ट्स हैं कोस्टल लाइन के, वहाँ पे मुसलसल अमेरिका ने हमले किए। अब ड्रोन उन्होंने वो भी चलाए हैं जो समुद्र में चलने वाले हैं, और ईरान भी जवाब दे रहा है। यमन की सूरत हाल भी तशवीशनाक है, जो अगला बैटल ग्राउंड मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला, और जो आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत है वो कहती है ईरान का तैयारा लैंड कर रहा था। जो हौसीज़ हैं जिनको ईरान की हिमायत हासिल है वो सऊदी अरब पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी कुछ देर पहले मुखातिब थे, वो कह रहे थे कि ईरान साथ हो या ना हो, आबना हुर्मुज़ खुली रहेगी, हम उसका कंट्रोल संभालेंगे, चार्जेस भी वसूल करेंगे, और किसी सूरत ये आबना हुर्मुज़ बंद नहीं हो सकती। तो ये अब क्या फुल फ्लैज जंग की जानिब सूरत हाल जा रही है? अभी भी कोई इम्कान बाकी है किसी मुज़ाकरे का? इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर दिफाई तंज़ीहगार हैं, और सीनियर सहाफ़ी हमारे उस्ताद जनाब फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाएं, ये यमन की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक हो गई है जनाब, क्या ये खदशा दुरुस्त है कि अगला बैटल ग्राउंड हो सकता है? यमन ऑलरेडी बैटल ग्राउंड था आज से नहीं, काफी अरसे से। यमन की बदकिस्मती यह है कि ये बाब अल मंदब के किनारे पर वाक़या है, और अगर आप देखें तो तारीखी तौर पर यमन बहुत अहमियत का हमल रहा है। और इससे पहले भी जब सोवियत यूनियन के दौर में भी यहाँ पर बड़ी देर जंग होती रही, और इजिप्ट ने अपनी 7 डिवीजन फौज यहाँ पे भेज रखी, कब कर सके इनको। हुथियों ने उस वक्त भी इनको निकाल दिया था। अब फिर चूंकि एक तरफ अपना हुर्मुज़ है, एक तरफ ये बाब अल मंदब है, बाब अल मंदब को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो फिर बहुत मसाइल बहुत ज्यादा और बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारी सप्लाई चेन दुनिया की मुतासर हो जाएगी, और इसके साथ
खासतौर पर इसराइल के लिए जो है अपना तेल बाहर निकाल, जो भी जियारत है इस खत्ते में खत्म हो जाएगी। तो ये बैटल ग्राउंड ऑलरेडी है। जिससे पिछले क्वाइट था कि ईरान और अपने हुर्मुज़ ने मेन फोकस हासिल कर लिया था। अब जो ट्रम्प साहब के जो इरादे हैं, देखिए मैं पहले दिन से बात ही कर रहा हूँ कि ये ईरान टारगेट सिर्फ नहीं है। जो 3 मेन एंट्री पॉइंट्स हैं बहर हिंद के, इस पर कंट्रोल हासिल करना मेन उनका मकसद है। अपना हुर्मुज़ ले लीजिए, आप बाब अल मंदब ले लीजिए और अपना मलाका को आप ले लीजिए। अगर ये 3 ब्लॉक कर लेते हैं तो दुनिया की सारी सप्लाई चेन के कंट्रोल में होगी। सारी दुनिया का तेल यहाँ से जितना भी निकलता है वो कंट्रोल में होगा। ये कंट्रोल करेंगे तो इतना आसान जब हो रहा था हम बड़े खुश थे, दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे ये सिर चढ़ जाए। लेकिन जो बैकग्राउंड में जो नॉइजेस थी, जो वाइब्स थे, वो इस किस्म के नहीं थे कि हमें ज्यादा ऐसी खुशी हो रही थी। अब मसला ये है कि एक तो अमेरिका कुछ लेके जाके अपने अवाम को दिखाने काबिल जी 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 बाब हुर्मुज़ पर, अगर वो अब नया हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो ये उसकी बहुत बड़ी फतह होगी, क्योंकि ये इससे वो ईरान को बल्कि पाकिस्तान को सारी दुनिया को मतलब वो एक मुसीबत में डाल सकते हैं। अमेरिका खुद वो खुद कह रहे हैं हम यहाँ से चार्जेस वसूल करेंगे। हाँ जी 20%। तो एक तो जी तो ये अमेरिका के मकासद तो ज़ाहिर है। अब भी जो अमेरिका की जंग है, अमेरिका नहीं इसको फाइनेंस कर रहा है, इसको फाइनेंस भी हमारे दोस्त अरब मुल्क कर रहे हैं सारी जंग को। अब नुकसान भी उन्होंने पूरा करना है। तो अमेरिका के लिए यमन हो, ईरान हो, इंसानों की हैसियत नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उनका इंटरेस्ट क्या है और क्या वो इन दोनों आबी गुजरगाहों को जो इंतहाई अहम है कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मराका पर तो किसी हद तक उनका कंट्रोल ऑलरेडी है। बिल्कुल ठीक। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया इन तीनों जो गुजरगाहें इनके हवाले से, उनके फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के हवाले से, और मिडल ईस्ट के ममालिक का अपना जो किरदार है वो अब यमन में भी नजर आ रहा है। मेरे साथ हैं जन साहब, हमें फैज़ रहमान साहब ने ज्वाइन कर रखा है वाशिंगटन से। फैज़ साहब, क्या अपडेट है अमेरिका से? अभी तो मैं देख रहा हूँ $74 से $79 तक जा पहुँचा है, उसमें 4% इजाफा हो गया है खाम तेल में। फॉक्स पे बैठ के और भी ट्रू सोशल पे ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया आपने हुर्मुज़ के हवाले से। तो क्या हम ये समझें कि अमेरिका एक बार फिर फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट में जा चुका और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे कब्जा करना है? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, बात दरअसल ये है कि 2-4 बड़े अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं एक पिछले 24 घंटों में। एक बहुत बड़ी बात जो इस वक्त सामने आई है कि खुद अब यूके ने पासदारान इनकलाब को एक दहशतगर्द ग्रुप या तंजीम करार देकर उस पर पाबंदी लगा दी है, तमाम ट्रांजैक्शंस पे, और इस बाकायदा पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आपने देखा कि सऊदी अरब के बारे में जो, जैसे कि खुद आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि जो सना एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है वो सऊदी अरब की तरफ से हुआ है। खुद सना की जो लोग हैं वहाँ उन्होंने कहा है कि नहीं, ये हमले कहीं से, और बहरहाल एक मुतनाज़ है लेकिन हमला हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ इनका जो बयान है ट्रम्प साहब का कि 20% अब हम बाकायदा चार्ज करेंगे, ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता है कि 20% पर बात कहीं 5% पर या बिल्कुल 0 पर ठहर जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा दावा है। यानी ये बाकायदा एक मैसेज दिया गया पूरी दुनिया को और खुसूसन नेटो को कि अगर ये हमने इस पर बाकायदा एक अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया है और अब हम इस पोजीशन में हैं कि बाकायदा इसमें हम एक फीस अपनी रिम्बर्समेंट्स आप हर कार्गो प्लेन से ले सकते हैं। अच्छा, देखिए अब ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जनरल साहब ने फरमाया कि जो 3 अहम मुकामात का जो की बात है उस पर कोई नहीं चाहता कि किसी एक मुल्क का कंट्रोल, और खुसूसन ईरान या प्रो कोई ऐसी प्रॉक्सीज का उस पर कंट्रोल हो जहाँ से कि तेल की सप्लाई किसी एक मुल्क के हाथ में पहुंच जाए। और लेकिन ये भी हकीकत है कि 28 फरवरी से पहले आबना हुर्मुज़ सबके लिए ओपन थी, उसमें कोई मसला नहीं था। तो ये कहना है कि ईरान सिर्फ इसलिए गया था कि वहां पर ईरान अमेरिका इसलिए गया कि उस पर टोटल कंट्रोल हासिल किया जाए, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है एक नया डेवलपमेंट जरूर है, लेकिन वो एक मकसद नहीं था। मकसद वाज़े तौर पर रजीम चेंज था जो कि हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक जो नया पैराडाइम वहाँ इस्टेब्लिश हुआ है उसके तहत तो ज़ाहिर है अब यही एक मेन ऑब्जेक्टिव तमाम जो पावर्स का अब यही है कि किसी तरह से उस आबना को खुला रखा जाए और अब उसकी जिम्मेदारी जिस पर भी हो। लेकिन देखिए, दोनों तरफ से ये दावे हो रहे हैं।
ईरान ये कह रहा है कि हमारे कंट्रोल में है, मुकम्मल क्लोज्ड है, और अमेरिका ये कह रहा है कि हम उसके गार्डियन हैं, खुद ट्रम्प साहब ने कहा, और हम उस पर फीस चार्ज करेंगे और हम उसको रन करेंगे। तो ये दोनों दावों में कहाँ तक हकीकत है, जाहिर है कि हमको एक बीच की राह ही देखना पड़ेगी तजज़ी की खातिर। लेकिन देखिए, इसमें ईरान ने जो एक बहुत बड़ा गुडविल हासिल किया था जामी, जी इस जंग में तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा इस्तेकामत दिखाने के बाद, लेकिन ये जो खुद अपने पड़ोसी ममालिक के जहाज़ों पर हमला किया गया, और उसके बाद से आपने देखा है कि ना सिर्फ अब थोड़ा-सा वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो शिफ्ट हो रहा है। जो वाशिंगटन का पर्सपेक्टिव इस वक़्त ये है कि जब जंग शुरू की गई तो उस वक़्त यहाँ का जो डोमेस्टिक ऑडियंस था, उसमें बहुत मुश्किलात थी ट्रम्प को। लेकिन अब ये जो इस वक़्त जो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी ली है कि जाके थोड़ी-थोड़ी देर मारते रहें उसको, वहाँ हमले करते रहें, तो यहाँ इतना बड़ा कोई बैकलैश बैकलैश नहीं आ रहा। जो जब फुल स्केल वॉर थी तब तो बैकलैश डेली बेसिस पे हमें नजर आता था, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की कि अब चूंकि ये एक लिमिटेड स्केल में है तो उस तरह से बैकलैश नहीं है। ठीक, मेरे साथ नहीं फैसला जनरल साहब, ये जो पाकिस्तान को कलादम करार दे रही है बरतानवी हुकूमत, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक तो ये भी इत्तला थी कि अमेरिका दबाव डाल रहा है इन तमाम ममालिक के ऊपर, बड़े ममालिक के ऊपर और कुछ मुसलमान ममालिक के ऊपर, कि वो भी कलादम करार दें। क्या ये बरतानिया के बाद अमेरिका की जानिब से दबाव आ सकता है दीगर ममालिक के ऊपर कि वो इसे कलअदम करार दें पाकिस्तान को, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज ईरान के लिए क्या होंगे और ईरान के साथ ताल्लुक रखने वाले ममालिक के लिए क्या होंगे? तो बड़ा वाज़ेह है कि ईरान को आइसोलेट करना जो पिछले 47 साल से कोशिश रही है इनकी, उसके बावजूद ईरान ने अपने आप को खड़ा किया है, और इस हद तक खड़ा किया है कि वो 2 मिलिटरीली जो सबसे स्ट्रॉन्ग मुल्कों में से हैं उनका मुकाबला कर रहा है। ब्रिटेन का इशू और है। ब्रिटेन का इशू ये है कि उसको यूरोप वाले भी अपने साथ, खुद यूरोप से बाहर निकल आए हैं, और हमेशा से कहा जाता है कि ब्रिटेन वही करता है जो अमेरिका कहता है। पिछले कुछ ऐसा तो उन्होंने इसको रेजिस्ट किया, क्योंकि गजा के बाद वो सडनली सदमे से, गजा में जब इजरायली हमले हुए थे तो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा इसकी मुखालफत हुई थी। अब भी इनकी जो कोशिश थी कि ना इसमें शामिल हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक करके ये पैगाम ट्रम्प साहब को जरूर दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन देखिए, पासदारान इनकलाब जो है, इनके जो भी हथियार हैं, जो भी इनको कुछ मिल रहा है, इनको मगरबी दुनिया से तो कुछ मिल नहीं रहा। ठीक, इशू ये है कि इनके जो तजारत है या जो इनके पैसे जो हैं, ये खुद वो तजारत ईरान को नहीं करने दे रहे। पासदारान इनकलाब क्या करेगा उसमें? तो ऐसा को बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इसको टेररिस्ट करार देना, अब वो दुनिया में हर एक को टेररिस्ट करार देते रहे। मेरा ख्याल सबसे बड़ा टेररिस्ट तो खुद ट्रम्प है। मेरा ख्याल दुनिया को एकदम बैठ के करार दे देना चाहिए कि ट्रम्प है, टेररिस्ट है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप देखिए, जब उसको नेतन्याहू के खिलाफ इतने बड़े फैसले आ गए, किसने कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो ये ताकत है और उसका इस्तेमाल जो है जाना तो अभी किया जा रहा है, लेकिन एज सच इन पर इतना बड़ा जो है ना ईरान पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान ऑलरेडी अंडर सैंक्शंस है हर तरफ से। बिल्कुल। लेकिन जो इनको हथियार मिलने हैं, जो चाहिए वो इनको मिलते रहेंगे, उसमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, आपको बता दें। ठीक है फैज साहब, ये बताएं कि ये बरतानिया के बाद क्या अगर ममालिक वेस्ट के और कुछ इस्लामी ममालिक के ऊपर भी दबाव आ सकता है, जो सेम क्वेश्चन मैंने किया जनरल साहब के ऊपर, कलअदम करार दें IRGC को? जी जनरल साहब, देखिए, ये असल में मेरे नज़दीक जो यहाँ वाशिंगटन में जो मैं देख रहा हूँ मामला, तो उसके लिहाज से तो लगता यही है कि ये आने वाले दिनों के आपको कुछ वाक़यात का एक रुख बता रहे हैं कि क्या होगा। मुझे लगता है ये है कि नेटो बाकायदा इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने जा रहा है, और उसकी कुछ वजूहात हैं। आज ट्रम्प ने जो बात की है, देखिए, पहले तो जब उन्होंने वो पॉक्स पर बात की तो मैं समझा कि वो इससे पहले भी कर चुके हैं बातें कि हम इस पर चार्ज करेंगे या हम कंट्रोल करते हैं। मुसलसल ऐसी बातें करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें से आपने देखा कि बहुत सी बातें सिर्फ एक सिंबॉलिकली, एक अलामती तौर पर, लेकिन अब जो उन्होंने बाकायदा एक अपने ट्रुथ सोशल पर एक पूरा फॉर्मुलेट करके एक पूरी आर्टिकुलेशन के साथ एक बयान दिया है, उसमें नंबर्स भी दिए हैं, तो लगता यह है कि नेटो से भी इनको कुछ ऐसी इंडिकेशन मिली है। क्योंकि मेरे अपने ख्याल में, और खुद उनका भी ये
एक शुरू में यही एक ओपिनियन था यहाँ पर, न सिर्फ फौजी माहिरीन का बल्कि खुद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वो अकेले शायद हुर्मुस को नहीं संभाल सकेंगे। अब अगर इन्होंने ये दावा किया है तो यकीनन ऐसी कोई बात वहां से खुद, और ये जो इंडिकेशन है पहले यूके की तरफ से, तो चाहे दूसरे ममालिक इसको पासदाराना इनकलाब को टेररिस्ट एंटिटी करार दे ना दें, ये जरूर होगा कि अब नेटो बहुत सिंपैथेटिकली इस बात पर गौर करेगा कि अब हम जाकर अमेरिका की हेल्प कर रहे हैं। और इसके देखिए, इसकी एक और इशारा आपको मिला था, जो नेटो के सेक्रेटरी हैं उन्होंने बाकायदा ये कहा था अनकरा में बैठ के, और वही मेरे नजदीक ईरान के लिए एक बहुत गलत टाइमिंग थी कि जबकि पूरी एक नेक्स्ट डोर आपके पास तुर्की में ऐसे सब तमाम मोस्ट पावरफुल नेशंस के तमाम अहम लीडर्स बैठे हुए हैं, और उस वक्त जो हमले हुए हैं, तो वो क्या वाकईतन कोई ओवरऑल पूरी एक ईरानी क़यादत का यकतरफा मुत्तफ़िक़ा फैसला था, बिल्कुल अगेन कोई फैसल साहब जरा साथ हैं, एक और नुक्ता है मैं जनरल साहब के खिदमत में अर्ज कर लूं, इस पे बात आपसे होती रहेगी। जनरल साहब, मैंने आज देखा है न्यूयॉर्क टाइम के, हालांकि ये महीना पहले भी एक खबर आई थी कि इसराइल ने जो एंटिसिपेट किया था कि जी क़यादत जब हम रस्ते से हटा देंगे ईरान की, रजीम चेंज वाला जो मामला था, तो उन्होंने अहमदीनेजाद के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। हंगरी में एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाके उनके एहलकार उनसे मिलते रहे कि उनको लॉन्च करना था पॉसिबल लीडर इन अ पोस्ट रजीम ईरान। और हत्ता कि जब तेहरान में हमले हुए तो वो बताता है अखबार के मोसाद के ऑपरेटिव्स वहाँ मौजूद थे जिन्होंने अहमदीनेजाद को निकाला, लेकिन बाद में अहमदीनेजाद साहब वहाँ से निकल गए उन्हें चकमा दे के, और अब वो ईरानियन हुकूमत के सेफ हाउस में मौजूद हैं। ये जितनी भी प्लानिंग इन्होंने की थी इस सिलसिले में, वो नाकाम क्यों हुई, और किस वजह से इसराइल को लगता था कि शायद अहमदीनेजाद जो है वो बन जाएंगे सदर और बनाने में कामयाब होंगे? ये कितनी बड़ी डिफीट है इसराइली मोसाद को इस चक्कर में? देखिए, मोसाद को भी CIA को भी, ये पहली अटेम्प्ट नहीं थी ये जो रजीम चेंज किया, ये तीसरी या चौथी अटेम्प्ट थी, और काफी ज्यादा नुकसान ईरान का किया है इस अटेम्प्ट के दौरान भी उन्होंने, इससे पहले भी। और उनका ख्याल ये था, देखिए ईरानी कौम को समझे बगैर आप ये बात जो है ना, जहां तक ट्रम्प साहब का ताल्लुक है या नेतन्याहू का ताल्लुक है, वो एक खास जाविये से देख रहे थे इसको। उनका ख्याल ये था कि अवाम बहुत पिसे हुए हैं, उनके पास बड़ी मसाइल हैं, उनको वो अपनी क़यादत की जाने के साथ ही उठ खड़े होंगे, और थोड़ी सी उनको शय दी जाएगी तो किसी न किसी के साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप याद रखिए कि एक तारीख है ईरान की, और इसका जो भी इन्होंने किया वो उसका उलट हुआ है। इससे पहले भी बहुत नुकसान किया उन्होंने। उस वक्त ईरान में डेफिनेटली लोग ऐसे हैं जो इस हुकूमत के साथ नहीं थे पहले, लेकिन अब ईरान बहैसियत कौम एक डिफरेंट कौम आपको नजर आ रही है उसमें। एक जो उनकी एक तारीख़ी हैसियत है, जो एक उनका एक सिविलाइजेशन है, वो आपको ये चीजें देखिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल ठीक, वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती रहती हैं। और इसमें ईरान में सिर्फ ये पर्शियंस नहीं, और बहुत सी कौमें आबाद है ईरान में, वो सब इकट्ठे होकर खड़ी हुई हैं इस वक्त। ये तो ये इनकी गलत फहमी थी, नुकसान उन्होंने किया है ईरान का बहुत ज्यादा। लेकिन अहमदीनेजाद भी याद रखिए, जब तक उसको भी सुप्रीम लीडर की हमायत हासिल नहीं थी वो सदर नहीं बन सका था। वेरी ट्रू, उसको हमायत थी, सदर बना। उस वक्त भी कोशिश की गई थी कि अहमदीनेजाद को हटाया जाए। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि बेइंतहा कोशिश की गई इसको हटाया, क्योंकि ये भी उनकी बात नहीं मान रहा था बिल्कुल मगरबी दुनिया की। तो उनके लिए एकदम आकर किसी की शख्सियत का भी आ जाना, एकदम आकर अपने पूरी थिंकिंग को चेंज कर देना, ये इस वक्त ईरान के लिए, ईरान में मैं समझता हूँ कि ये कम से कम फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल आइंदा दिनों में कुछ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जल साहब, आपके कीमती वक्त जनाब फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन से बता रहे थे। यह सूरत हाल हतमी कशीदगी की जानिब जा रही है, थमती हुई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर मजीद हमले होंगे और ऐलान भी कर दिया गया। जहाँ अमरीका हथियार निकाल रहा है, वहाँ ईरान भी मिसाइल चला रहा है और उनकी फुटेजेस जारी की जा रही है। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये जो क्रिप्टो करेंसी का मामला है कि ये जायज़ नहीं है, उसके ऊपर माहिरीन क्या कहते हैं, वो लोग जिन्होंने क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए क्या पैगाम है, जानने के लिए हमारे साथ में ब्रेक के बाद बात। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी हालिया दिनों जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मंसूब एक फतवा सामने आया जिसमें से जायज़ करार नहीं दिया गया। अब उसकी तशरीहात भी हो रही हैं, मज़ीद इस पर गौर भी किया जा रहा है। जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि नई गुंजाइश पैदा की जाए, क्योंकि फ्यूचर यही है और ट्रेडिंग का सिस्टम इसी से चलेगा। दुनिया भर में इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, मिनिस्ट्रीज़ बन रही हैं, पोर्टफोलियोज़ खुल रहे हैं और दिस इज़ द फ्यूचर। जैसे बैंकिंग जब आई थी तो हमें बड़े मसाइल लाक हुए, लेकिन बाद में जारी बात उसका हल निकाला गया, गुंजाइश पैदा की गई।
तो अब इससे चूंकि हम सब का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और लोगों की इसमें दिलचस्पी भी है, तो इसको समझने के लिए हालांकि डिबेट जारी है अक्रॉस द मीडिया, हम ज़रा सादा करके समझाने की कोशिश करेंगे कि इशू है क्या, फतवा क्यों आया और अब क्या हो रहा है। क्योंकि बिलाल बिन साकिब साहब जो है उन्होंने मुफ्ती साहब से रब्ता भी किया हालिया दिनों, और कोई दीगर जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो भी अपने इनपुट दे रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद है जनाब जानशेर खान साहब, ये क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, समझते हैं इस निज़ाम को भी, इस करेंसी को भी, इसकी अहमियत को भी। और जनाब मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब साहब, बड़े मारूफ इस्लामी स्कॉलर, उनसे भी हम रहनुमाई हासिल करेंगे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जानशेर आपके पास आने से पहले मुफ्ती साहब की तवज्जो चाहूँगा। मुझसे फरमाइएगा कि आखिर ये जो फतवा है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इसमें कोई गुंजाइश बाकी है, अभी पैदा हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क्रिप्टो करेंसी का जो अभी जो फतवा जो ज़्यादा गर्दिश में है और जो ज़ेरे कलाम है इस वक्त, वो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब मद्दुज़ुल्लुम का जो दस्तखत शुदा वाला है, ये तकरीबन 1 माह पहले उन्होंने जारी किया था। लेकिन हज़रत मद्दुज़ुल्लुम की राय क्रिप्टो के बारे में बहुत पुरानी यही है कि वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि उसके पीछे कोई असासे नहीं है, कोई गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, उसकी कोई कवानीन नहीं है। जैसे आपने फरमाया कि ट्रेडिंग के लिए हम करते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए हमें कोई ना कोई असासा चाहिए होता है, कोई एसेट्स चाहिए होते हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम ट्रेड करते हैं। तो ये फतवा भी जो असल में था, ये बुनियादी तौर पर एक किताबों की खरीदारी से मुताल्लिक उन्होंने किया था, जिसके ज़िमन में क्रिप्टो के बारे में भी पूछा गया था। तो हज़रत ने अपनी पुरानी राय के मुताबिक उसको दुरुस्त करार नहीं दिया, क्योंकि इसके पीछे कोई असासाजात नहीं है। मैं सिर्फ ये क्लियर कर रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि फतवा आज या महीना भर पहले सामने आया। हज़रत की राय बहुत पुरानी है और इसके बारे में जो अब तक उन्होंने इनके माहिरीन से जो अब तक पूछा है, जो राय ली है, उसकी रोशनी में उन्होंने ये राय कायम की है। ठीक। ये क्योंकि गर्दिश में रहा, तो बिलाल साकिब साहब ने जो है हज़रत से रब्ता किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो के लिए यहाँ पर एक बॉडी बनाई है और उस बॉडी को वो देख रहे हैं। तो उन्होंने फिर हज़रत शेखुल इस्लाम साहब मद्दुज़ुल्लुम से रब्ता किया और उनसे पूछा कि हम इसको किस तरह दुरुस्त करार, हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी कि हम इसको शरिया पर्सपेक्टिव से दुरुस्त समझेंगे। तो उसमें बुनियादी बात हज़रत ने जो उनसे फरमाई कि इसके असासाजात इसमें होने चाहिए। नीज ये कि जो आप काम कर रहे हैं उससे जाहिर बात है राब्ते में रहना होगा, आपकी जो तहकीकात और आपके जो कवानीन हैं उनको देखना होगा, तभी इसके बारे में कोई राय दी जा सकती है। चुनांचे बिलाल साकिब साहब ने जो अब तक गवर्नमेंट ने एक एक्ट तैयार किया है वो उनको भेजा है। हजरत उसका मुताला करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद अपनी राय उस पर देंगे। और उसमें जो बेहतरी हो सकती है, बिलाल साकिब साहब ने कहा है कि हम हजरात उलमाए किराम से राब्ते में रहेंगे। खुद हजरत से भी उन्होंने कहा है कि मैं आपसे मुसलसल राब्ते में रहूंगा। कुछ ये तो अभी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने इस पर एक नशिस्त भी रखने की शायद कोई कोशिश की है, कोई उस पर वक्त लिया है। मुझे उसका अभी इल्म नहीं है कि वो तय हो गया या नहीं, लेकिन बहरहाल इस पर ये होगा। और ये चीज़ इसी तरह सही हो सकती है कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी राय दें और शरिया एक्सपर्ट्स जो हैं उसको फ़िक़्ह की रोशनी में जांचें, और जहां जो है अगर वो सिचुएशन चेंज हो जाती है, उसके पीछे एसेट्स आ जाते हैं गवर्नमेंट की। मैं दोबारा आपको ज़हमत देता हूँ, ज़रा जानशेर खान साहब से समझ लेना कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जानशेर खान साहब, वो फरमा रहे मुफ्ती साहब के असासे उसके पीछे नज़र नहीं आते, कवानीन नहीं है। दिस इज़ द प्रॉब्लम जो हाईलाइट वो कर रहे हैं अपनी इस गुफ्तगू में। ये इस फतवे से क्रिप्टो करेंसी का कारोबार पाकिस्तान में किस हद तक मुतासिर हुआ है या हो सकता है, एंड व्हाट इज़ योर रैशनल जो एतराज़ उठाया जा रहा है इसके ऊपर? अच्छा, इस पे देखें सर, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये कि हमें भी जितने क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं और जितने भी मुफ्ती कराम हैं, जानशेर साहब अगर कुछ तो हमें सबको कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए मैं आपसे अर्ज कर दूंगा मुफ्ती साहब, जरा जानशेर साहब अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। जानशेर आप बात जारी रखें। जी जी। तो हम क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं और मुफ्ती साहिबान जितने भी हैं सब काबिल एहतराम है। हम सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं।
सबसे पहले तो हमें ये अपना कॉन्सेप्ट सही करना है। देखिए, ये जो फतवा आया है इसमें बुनियादी चीज बनाया गया है कि माल का वर्ड यूज किया गया है और क्रिप्टो को कहा गया है कि क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो करेंसी वो माल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक इस चीज को समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है, ये फर्जी नंबर है। अभी माल पे तो हम बाद में आएंगे। माल अरबी में जो लफ्ज है माल का मतलब है वेल्थ। ठीक है, वेल्थ आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स, वो उसमें आ जाते हैं। एक टर्म हम यूज करते हैं कि all the currencies are not mall and all the malls are not currencies। ठीक है, यानी जितनी भी करेंसीज हैं, ठीक है, वो तो माल हो सकती हैं, लेकिन जितना भी माल है वो करेंसी नहीं हो सकता। इस चीज को समझने की जरूरत है। अब हम क्रिप्टो को जो है हम समझते हैं कि ये माल है। ठीक है, इसको करेंसी बनाना वो बाद की बात है। पहले तो इसको एसिड क्लास कंसीडर किया जाए ना। हम इसको लेके आना चाह रहे हैं एसिड क्लास में कि पहले इसको असासा बनाए, असासा माने इसको, फिर ये बात की डिस्कशन है कि इसको हमने करेंसी के तौर पे यूज करना है या नहीं करना, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। तो अभी ये जो फतवा आया है मुझे ये नहीं समझ आ रही है किस बेस पे आया है, क्योंकि अभी तो हम इसको एसिड क्लास रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहे हैं ना, इसके लिए हमने अपना एक डिपार्टमेंट बनाया है 12। ठीक है, तो पहले ये एसिड क्लास बन जाए, असासा बन जाए, इसकी कानूनी हैसियत आ जाए, फिर इसकी शरई हैसियत जो है, हमारे मुफ्ती कराम बैठे हुए हैं सब, इनकी राय ली जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसको एज अ करेंसी लेके चल सकते हैं या नहीं लेके चल सकते। तो ये अभी डिबेट चल रही है इसके ऊपर। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा मुफ्ती साहब भी इसको जो है इन दो चीजों के ऊपर थोड़ी सी अपनी वजाहत करें, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। एसिड क्लास और करेंसी, हम तो इसको भी एसिड क्लास लेके चलना चाह रहे हैं। यानी आप जानशर, आपकी राय ये है कि माल से मुराद है वेल्थ, प्रॉपर्टी, एसेट्स, वो सब माल की तारीफ में आ जाएगा। तो अगर गुंजाइश पैदा करनी हो तो इस तारीफ की रूह से हो सकती है, ये आप कह रहे हैं? आपका बुनियादी थीसिस ये है? जी देखिए, करेंसी जो है ना, करेंसी आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करेंगे, उसमें इसको करेंसी के तौर पे आपको लेके चलना ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि करेंसी की जो है वो प्रॉपर्टी आपके पास उसमें आ जाती है कि स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, यूनिट ऑफ अकाउंट, जहां बात आती है यूनिट ऑफ अकाउंट की, ठीक, वहां ये मसले क्रिएट करेगा। अभी इसको बहुत टाइम है एज अ करेंसी। देखिए, यूरोप हमसे 100 साल आगे चल रहा होता है, अभी तो यूरोप में ये एज अ करेंसी नहीं यूज हो रहा, एज एन एसेट यूज हो रहा है, एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट यूज हो रहा है, ट्रेडेबल एसेट यूज हो रहा है। वो इसको एज अ करेंसी नहीं यूज कर रहे अपने बैंकिंग सिस्टम का। चलिए मुफ्ती साहब से जान लेते हैं ना, फिर ये आपने बड़ा अहम दो निकात जानशर हाईलाइट किए हैं। मुफ्ती साहब, मेरा ख्याल है मैं एक सेकंड दीजिएगा जी जी प्लीज प्लीज मुझे जस्ट 2 सेकंड। गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड हमारा एसेट है। ठीक है, ये बिटकॉइन भी, क्रिप्टो भी हमारे डिजिटल एसेट है। अब आप एक शॉप पे जाके ये तो नहीं कर सकते ना कि जी आपको कपड़े चाहिए, बदले में जो है मुझसे जो है वो 10 माशे 15 माशे गोल्ड ले लो। उसके लिए तो हम लेके आए थे फियाट सिस्टम। ठीक है, 70s में हम फियाट सिस्टम लेके आए थे इन कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने के लिए। फिर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, वो वाली चीजें थी, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो बन सके, तो इस सिस्टम को इजी किया गया था। ठीक है, तो उसके लिए हम फियाट सिस्टम लेके आए थे। अभी फियाट सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर सकते हम क्रिप्टो करेंसी से। हाँ, एक सब्स्टिट्यूट जरूर बन सकता है, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, आप जैसे रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन में गोल्ड नहीं यूज कर सकते, लेकिन इंटरनेशनल जहां ट्रांजैक्शन करनी हो, आपको ऑयल परचेज करना, आपकी गवर्नमेंट जो है वो गोल्ड दे के किसी भी कंट्री से जो है वो ऑयल परचेज कर सकती है। सेम इसी तरह क्रिप्टो करेंसी को पहले उस लेवल पे। चलिए, मैं मुफ्ती साहब खिदमत में ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन है पेश करता हूँ। मुफ्ती साहब वो फरमा रहे हैं कि ये एक तो माल जो लफ्ज़ है अरबी का, उसका मफहूम वेल्थ, प्रॉपर्टी, एसेट सब में आ जाता है। तो दूसरा वो कह रहे हैं का जो एतराज़ है, अभी तो यूरोप में क्रिप्टो बाकायदा करेंसी नहीं बनी, ये एक एसेट के तौर पर इसे डील किया जा रहा है, एक एक्सचेंज वैल्यू उसकी बन रही है। सोने की मिसाल भी वो साथ दे रहे हैं। ये उनके यानी उनकी ऑब्जर्वेशंस ये हैं, गुजारिशात हैं, और वो इसके तनाजुर में समझ रहे हैं कि आप इस पर मज़ीद रोशनी डालें कि फिर गुंजाइश कैसे पैदा होती है। देखिए, मैं यहाँ पर इसलिए इस वक्त इस पर कोई हतमी राय देने के लिए नहीं बैठा हुआ। इस वक्त जो है असल में 2 चीज़ें हमें समझनी होंगी। एक तो ये कि जो माहिरीन है ना, वो अपना जो
एम्बिट है वो उसकी महारत तक रखें। ठीक। यानी उनके लिए ये नहीं है, ये उनका काम नहीं है कि वो अरबी में क्या कहा जाता है, शरीयत में उसको किस निगाह से समझा जाता है, किस निगाह से देखा जाता है। ये काम हजरात उलमाए किराम का है। बिल्कुल ठीक। तो ये काम तो वो उनके लिए छोड़ दें। आपका अपना काम ये है कि आप क्रिप्टो की एसेंस क्या है, उसकी जिस्ट क्या है, वो असल में क्या है, उसको बयान करें। उसको बयान करने के बाद हजरात उलमाए किराम उसको जांचेंगे कि जो शरीयत के बताए हुए उसूल हैं वो कहाँ कहाँ उस पर फिट आ सकता है और कहाँ कहाँ उसकी गुंजाइश निकाली जा सकती है। अगर उसमें कोई होगी जिसका फिलहाल जो हजरात उलमाए किराम ने तहकीक की है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बिला तहकीक बात कर दी हो। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, शेखुल इस्लाम साहब मद्दुज़ुल्लूम जो है, इस पर एक अरसे से उनका ये व्यू है और वो आलमी शख्सियत हैं। उन्होंने मुख्तलिफ क्रिप्टो से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से इसके बारे में राब्ते किए हैं, माहिरीन से उनकी आरा ली है। इस आरा के बाद ही उनकी राय कायम हुई है कि इसके पीछे कोई असासे नहीं है, कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है, लिहाजा इसके साथ जो भी काम होगा वो दुरुस्त है। ट्रेडिंग के लिए आप जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो वो एसेट बेस्ड होनी चाहिए। आप ट्रेड जब करेंगे जब कोई एसेट होगा। तो जब तक ये चीजें मौजूद नहीं होंगी उस वक्त तक इसको दुरुस्त समझना और इसको खुद ही ये समझ लेना कि हम ये समझते हैं कि इसमें एक दो चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से ये दुरुस्त होगा, ये तो तरीका दुरुस्त नहीं है। तो माहिरीन की बुनियाद पर आपको रखना होगा ना। माहिरीन भी बैठेंगे, हजरात उलमाए किराम भी बैठेंगे, माहिरीन अपनी महारत से ये बताएंगे कि हमने जो महारत हासिल की हुई है इस फील्ड में उससे मुतालिक ये चीज़ ये इस तरह है, उसकी जिस्ट ये है, उसकी असल ये है। और हजरात उलमाए किराम जो उसकी जब उनको इसके बारे में मालूमात मिलेंगी वो उसके सिलसिले में शरीयत के कवानीन को सामने रखकर फिर देखेंगे ये असासा जात में आता है कि नहीं आता, इसको असासा जात के तहत जायज़ इसमें ऐसी बैकिंग इसकी है कि इसको दुरुस्त माना जाए कि ना माना जाए। फिलहाल जो सूरत हाल हमारे हजरात उलमाए किराम के सामने है उसमें उनके लिए वो समझते हैं कि इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल। और ये सिर्फ एक हजरत शेखुल इस्लाम साहब मद्दुज़ुल्लूम ही का फतवा नहीं है, पाकिस्तान में और भी उलमाए हजरात की राय है और दुनिया भर में भी दीगर उलमाए किराम की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिसको वो दुरुस्त नहीं समझती और इसके जरिए से ट्रेडिंग नाजायज समझती। ठीक। अच्छा जानशेर साहब, आपने मुफ्ती साहब की राय भी अब ले ली। अब एक ये समझाएं, मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि जनाब आप इसके जो एम्बिट है उस तक रहें कि जो इसका एसेंस है वो बयान करें। ट्रेड तब तक होगी जब आप इसके पीछे एसेट होंगे। तो आप इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस को बता रहे हैं, तो मुझे बताएंगे कि रफली दुनिया भर में क्रिप्टो का वॉल्यूम क्या है, पाकिस्तान का शेयर क्या है, और जो मुफ्ती साहब ने आपसे नुक्ता उठाया उसके ऊपर क्या कहते हैं आप? जी सबसे पहले तो ये कि मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ अगर मुफ्ती साहब को मेरी कोई बात नागवार गुजरी हो। ये बिल्कुल मुफ्ती साहबान की डोमेन है, हम चैलेंज नहीं कर सकते कि वो मुझे एक आयत भी सुनाएंगे अरबी में, मुझे उसका मफ़हूम नहीं समझ आएगा। बहुत अच्छी बात। ठीक है, हालांकि मैंने कुरान पढ़ा हुआ लेकिन मैं हाफिज नहीं हूँ, तो हमें इन चीज़ों के लिए मुफ्ती साहिबान से ही रजू करना पड़ता है जहाँ भी हमारे ये इस्लामिक ये शरई मामलात आ जाते हैं। ठीक है, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि हम क्रिप्टो तक रहें अपनी डोमेन में और वो हम जो है वो बयान करें, उसके शरई मामला जो है वो बिल्कुल मुफ्ती साहिबान ही देखेंगे। अब इस पे देखें कुछ मेरे जो है वो मौक़िफ़ हैं कि मुफ्ती साहब हमारा ये एक एसिड क्लास है। ठीक है, जैसे गोल्ड है कमोडिटीज में आता है, वो एक एसिड क्लास है, स्टॉक्स हैं वो भी एक एसिड क्लास है। और हमारे काबिल एहतराम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने स्टॉक्स को, शेयर्स को, इस चीज को हलाल करार दिया है, अर्निंग को भी, वो ज़कातेबल भी है। सेम इसी तरह देखिए मैं क्रिप्टो करेंसी रखता हूँ, मैं बाकायदा उस पर ज़कात देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे माल का हिस्सा है, करेंसी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ अपने नाकिस नॉलेज के हिसाब से कि इस पे मुझे जरूर मेरे उलमाए कराम जो है वो मुझे गाइड कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरा एसिड है। ठीक है, सेम लाइक जो है गोल्ड, सिल्वर, उस तरह से ये मेरा एसिड है। स्टॉक्स पे भी हम अपना जो है वो रखते हैं, जितने भी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं उस पे भी हम अपनी ज़कात देते हैं, कैश पे भी देते हैं। तो सेम इसी तरह मैं अपनी जितनी क्रिप्टो रखता हूँ उस टाइम पे जितनी उसकी वैल्यू होती है तो मैं उस पे ज़कात देता हूँ, देता आ रहा हूँ चलिए 3-4 साल से। नंबर 1 ठीक है, तो मैं इसको समझता हूँ ये एसिड क्लास है। अब जो भी कोई एसिड क्लास होती है लाजमी नहीं है वो बैक हो जाए गोल्ड से या उसके बैक पे आके गवर्नमेंट खड़ी हो जाए। मुझे जिस तरह से एक सवाल है, मासूमाना सवाल मेरा, गोल्ड को किस चीज की बैकिंग है?
किसी चीज की बैकिंग नहीं है ना। गोल्ड अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू खुद ड्राइव कर रहा है, नायाब है, मिंट होता है, लिमिटेड सप्लाई है, लोगों का ट्रस्ट है, ये कुछ उसके प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस पे गोल्ड जो है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू ड्राइव करता है। सेम इसी तरह जब आ जाते हैं आप स्टॉक पे, तो स्टॉक्स अपनी इंट्रिंसिक चलिए वैल्यू ये एक तो मेरा ख्याल ये है कि अच्छी बात ये है कि इस पे उलमा कराम जो हैं और आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं ये मुकालमे में आ रहे हैं, और मुकालमे से ये हो रहा है कि जो देखने वाले लोग हैं उनकी समझ बूझ में इजाफा हो रहा है कि असल में एतराज़ क्या है और आपके पास रैशनल है क्या। ऑब्वियसली जैसे मुफ्ती साहब खुद फरमा रहे हैं कि बिलाल बिन साकिब साहब जी हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से राब्ते में हैं, तो इसके जो एम्बेड के हवाले से, इसकी एसेंस वैल्यू के हवाले से उन्हें गाइड करेंगे, उसमें देखते हैं फिर राह क्या निकलती है। लेकिन आप दोनों की कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे मुलाकात अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।